जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इंस्पायर क्लासेस में। यह जो श्रृंखला शुरू की गई है आपके आगामी एग्जाम पैट को देखते हुए एक प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की गई है, जिसमें सबसे पहले जो हम लेंगे वह हिस्ट्री के जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, आपकी मध्यकालीन भारत का इतिहास है। उसमें जो आपकी सबसे पहली सल्तनत चली वो चली दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आपके मुग़ल साम्राज्य चला। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिए जाएंगे वो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिसमें 35-40 क्वेश्चन है। आपने अगर 30 क्वेश्चन से ऊपर कर दिए तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। आप इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो आप अपना पहला क्वेश्चन देखिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि पैट एग्जाम 2021 में सुबह की शिफ्ट में आया हुआ है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम में क्या होगा। आपको बताना है कि सबसे पहले भारत में जो विदेशी आक्रांत आए उनमें से सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा वंश आया, आपका कौन सा वंश आया, गुलाम वंश आया। जो गुलाम वंश आया आपका, तो गुलाम वंश में सबसे पहले शासक कौन से हुए, जो आपके सुल्तान हुए सबसे पहले वो हुए आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आपके दूसरे नंबर पे आए वो थे आपके इल्तुतमिश। कौन थे आपके, इल्तुतमिश। तो आपके पहले नंबर पे कौन से हो जाएंगे, इल्तुतमिश। फिर दिल्ली सल्तनत में आपके गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आया। खिलजी वंश में पहले शासक थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और दूसरे शासक थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो दूसरे नंबर पे आपको इसको अरेंज करना है। और तीसरे नंबर पे आपको, आप जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं और शेर खान के मध्य दो निर्णायक युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ आपका 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, और दूसरा युद्ध हुआ आपका 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। जो आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। यही मतलब निर्णायक हार थी, और आपका नया वंश स्थापित कर दिया था शेरशाह सूरी ने। कौन सा वंश, सूरी वंश। तो आपका तीसरे नंबर पर जे आ जाएगा। फिर जब तीसरे पे जे आएगा तो हुमायूं का जो अगला उत्तराधिकारी होगा, अगला लड़का होगा, वो कौन सा होगा, आपका अकबर। तो चौथे नंबर पे आपका ये आएगा। तो क्रम अरेंज कीजिए, चौथा, चौथे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पहला, और पहले के बाद दूसरा। ये आपका क्रम होगा। इसी हिसाब से अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। जो आपका ऑप्शन है तो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यही आपका सही हो जाएगा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। अब आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब आपको बताना है कि जो सल्तनत है आपकी, जो दिल्ली सल्तनत चली, उसमें जो राजधानी सबसे पहले दिल्ली कौन लाया था, कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। आप जानते हैं कि जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी तब उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी आपकी, लाहौर थी। सब लोग जानते हैं कि राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। जब इल्तुतमिश का शासनकाल आया, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया, जिसमें इसने 1229 ईस्वी में राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके कहाँ ले आया था, आपकी दिल्ली ले आया था। तो अब आपकी राजधानी दिल्ली सल्तनत में राजधानी कौन ले आया, इल्तुतमिश ले आया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सिपह सलाहकार की उपाधि किसने धारण की थी। तो आपको ये ऑप्शन का आंसर कमेंट में देना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपका कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए, जिसने क्या जारी किए, नियमित सिक्के जारी किए, तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। अब आप एक क्वेश्चन इसमें ये है कि जिसने नियमित सिक्के जारी किए, और दूसरा चीज़ इसमें पूछा गया है कि दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। अभी हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन में, कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने स्थापित किया था, इल्तुतमिश ने। किसने स्थापित किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही नियमित रूप से सिक्के जारी किए थे, जिसमें जो चांदी के बने होते थे, जिसमें किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे, वो क्या कहलाते थे आपके, चांदी के टंका कहलाते थे, और तांबे के जीतल कहलाते थे। तो नियमित मुद्रा चलाने वाला कौन था, आपका इल्तुतमिश था, जिसमें क्या क्या चलते थे, एक टंका चलता था जो किसका बना होता था, चांदी का। एक क्या चलता था, तांबे का बना होता था, वो होता था आपका जीतल। क्या होता था, जीतल। अब इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन आया आपका कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं। अब आपको इसको आंसर देना है कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले कौन आया, गौरी आया। जो गौरी का गुलाम था वो कौन था, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप जानते हैं कुतुबुद्दीन जे भी इसका क्या था, गुलाम और दामाद ऐबक गौरी का। और ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इल्तुतमिश। कि गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। यानी कि गुलाम कौन बना सबसे पहले, ऐबक। तो ये हो गया आपका गुलाम। अब इस गुलाम का गुलाम तो कौन सा हो जाएगा, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम। अब समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला शासिका हुई हैं वो कौन सी हैं, या भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी। तो उनका नाम है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ये क्वेश्चन। तो कौन है वो, रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने अपना शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक किया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जो रजिया सुल्तान है इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है। आप 1 मिनट का समय लेके बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ बना हुआ है। आप सोच लें, आंसर हम बताते हैं इसका। हरियाणा की एक जगह है कैथल। तो मकबरा कहाँ है इसका, कैथल, हरियाणा में। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया आपका कि मंगोल आक्रमणकारी किस कौन, चंगेज खां। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तैमुचिन। वह भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया। आप दिशाओं का ज्ञान तो जानते ही होंगे। जी आपका ऊपर तरफ नॉर्थ होता है, नीचे तरफ साउथ होता है, सीधे हाथ की तरफ आपका ईस्ट होता है, और उल्टे हाथ की तरफ आपका वेस्ट होता है। तो आपसे पूछा है कि उत्तर और पश्चिम, तो यानी कि इस वाली जगह पे जो भारत के नक्शे में जो आपकी उत्तर पश्चिम वाली जगह पे जो आपका चंगेज खां आया था, तो वो मतलब कहाँ आया था, किसके शासनकाल में आया था। तो आपको बताना है कि किसके उत्तर पश्चिम सीमा तक आया। लेकिन यह इसका प्रथम आक्रमण नहीं था, केवल आया था ये। क्यों आया था, क्योंकि चंगेज खां का जो भाई था उसकी हत्या एक उज्बेक शासक मंगवर्नी ने कर दी थी। उसको वह ढूंढता ढूंढता कहाँ तक आ गया था, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक, सिंध प्रांत के पास तक। तो उस समय आपके जो शासन थे, दिल्ली सल्तनत पर जो शासक थे वो थे इल्तुतमिश के शासनकाल में ये सबसे पहली बार आया था। और चंगेज खां ने इसको वार्निंग दी थी कि अगर तुमने हमारे दुश्मन की मदद की, यानी कि मंगवर्नी की मदद की, तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। अब समझ गए कि प्रथम आक्रमण नहीं माना जाता है। जैसे कि उसने अपनी मतलब शर्त रखी थी उसी हिसाब से उसने अपने शत्रु को ख़त्म किया और वापस लौट गया। अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। हाँ, तो आप अगला क्वेश्चन है आपका, चंगेज खां का मूल नाम क्या था। अभी हम आपको बता चुके हैं कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तैमुचिन। क्या नाम था, तैमुचिन। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तैमुचिन। जो चंगेज खां कहाँ का था शासक, मंगोल का शासक था। जो आपका मंगोल कहाँ पे, चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे, यानी कि बीच के बीच है आपका। कहाँ पे, चाइना के ऊपर, चाइना के यहाँ पे, और रसिया के यहाँ नीचे है, यानी कि ये बीच के बीच फंसा हुआ है आपका क्या, मंगोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में यह कहा जाता है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। आपको बताया है, आपको पढ़ाया भी है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में यह कहा जाता है कि उसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। आप जानते हैं कि वह दिल्ली कौन से गुलाम वंश का शासक हुआ है, बताइए कौन सा हुआ है। लोहे एवं रक्त की नीति अपनाने वाला आपका क्रूर शासक कौन था, आपका बलबन था। ठीक है। अब आपके लिए बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसने मतलब सिजदा एवं पायबोस की प्रथा शुरू की थी। तो आप बता सकते हैं कि सिजदा एवं पायबोस की प्रथा किसने शुरू की थी, बलबन ने की थी। सिजदा का मतलब है घुटनों के बल बैठना, और पायबोस का मतलब क्या होता है, कौन सी प्रथा है आपकी, सिजदा और पायबोस। सिजदा मतलब होता है आपका घुटनों के बल बैठना, और पायबोस मतलब जो आपका सुल्तान है उसके कदम चूमना। ये प्रथा किसने शुरू की थी, आपके बलबन ने शुरू की थी। बलबन ही अपने आप को क्या कहता था,
जिल्ले इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड, वह कहता था कि वह क्या है, अपने अल्लाह का प्रतिबिंब है या अल्लाह की परछाई है, तो इसलिए किसको मानो, सब कोई बलबन को मानो, यही बात कहता था। और एक और कि बलबन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल चालीसा का अंत किसने किया था, 40 जो लोग बने हुए थे दल चालीसा का अंत किसने किया था, जो दल चालीसा का आपका अंत किया था वो किसने किया था, बलबन ने किया था। दल चालीसा का अंत बनाया किसने था, दल चालीसा बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। दल चालीसा जो आपका बनाया था वो बनाया था इल्तुतमिश ने। इसने एक प्रथा और शुरू की थी, एक त्यौहार मनाने की प्रथा, एक था नवरोज़ त्यौहार जो कि पारसी नववर्ष माना जाता है, उसको शुरू किया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया। मतलब वह कौन सा शासक था जो अपने आप को स्वयं भगवान मानता था या भगवान का प्रतिनिधित्व मानता था कि उसके अंदर ही भगवान की या ईश्वरीय शक्ति है यानी अल्लाह की शक्ति है। तो वो एकमात्र आपका शासक हुआ जो अभी हम आपको बता चुके हैं कि बलबन। वो अपने आप को कौन सी उपाधि देता था, जिल ए इलाही, इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे शैडो ऑफ गॉड यानी कि भगवान की परछाई या अल्लाह की परछाई। इसलिए अपने आप को क्या मानता था कि ईश्वरीय शक्ति मतलब इसको प्राप्त है। ये आपका एकमात्र शासक कौन हुआ, आपका एकमात्र शासक आंसर लगा लें आप, बलबन हुआ। आपका बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। किसने की, अभी आपको बताया, आप बता सकते हैं कि किसने नवरोज की शुरुआत की, वो थे आपके बलबन। आप इसमें आंसर बलबन को करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी, कौन सी उपाधि, सिकंदर ए सानी या अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि धारण की थी, बताइए। एक पहला ऑप्शन है आपका बलबन, दूसरा ऑप्शन है आपका खिलजी, तीसरा ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है आपका सिकंदर लोदी। आप बताएं कौन सा ऑप्शन है आपका। तो जो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक कौन सा था, वह अपने आप को क्या मानता था कि सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर मानता था, अलेक्जेंडर सेकंड। वो एकमात्र आपका शासक कौन था, वो शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया था, दक्षिण अभियान शुरू की थी। और वो कहाँ तक पहुँच गया था, समुद्र तक पहुँच गया था नीचे दक्षिण में। तो उसे लगा कि अब उसने क्या विश्व को जीत लिया है, जबकि वह क्या थी, उसकी ना समझी थी। और वह अपने आप को क्या मानने लगा था, सिकंदर ए सानी या अलेक्जेंडर सेकंड। सिकंदर ही का नाम क्या है आपका, अलेक्जेंडर। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी को क्या कहा जाता, वही अपने आप को और क्या कहता था, अलेक्जेंडर सेकंड। अलाउद्दीन से जो आपका क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि नगद वेतन पर सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान कौन हुआ दिल्ली सल्तनत का। तो आपका जो खिलजी वंश का जो दूसरा सुल्तान था वह कौन हुआ, आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि नगद वेतन पर सेना रखता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज़्यादा आपका आता है ये क्वेश्चन कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली, कौन सी प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की पहली बार किसने लागू की थी मुस्लिम बादशाहों में। जो आपके सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत के, उनमें से सबसे पहले मूल्यों पर नियंत्रण, जो बाजार पर नियंत्रण करना था, वो किसने लागू किया। वह जो लागू किया, आप जानते हैं कि अलाउद्दीन ने सबसे पहले क्या, स्थायी सेना रखनी शुरू की थी। स्थायी सेना रखने के लिए उसका खर्चा पानी, मतलब कम स्थायी सेना रखेगा तो उसको वेतन देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वेतन वो दे नहीं सकता कि उसका खजाना खाली हो जाए। तो उसने क्या किया था, बाज़ार में जो मूल्य था उसका नियंत्रण कर दिया था कि इससे ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा। तो वह कौन था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली या स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी को आप लगा लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। अब ये बताएं आप, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या लोधी वंश का। अब आप बताएं गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। आप जानते हैं कि गाजी मलिक जो हुआ है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक हुआ है।
गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक हुआ है? तुगलक वंश का संस्थापक हुआ है, जिसका वास्तविक नाम कौन क्या था, मतलब गाजी मलिक था, लेकिन शासन किस नाम से किया इसने? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। और जो अभी हमने बताया है कि दिल्ली तुगलक वंश का शासनकाल कितना रहा, 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। और जो सबसे कम शासनकाल किसका रहा? सबसे कम में आपका आ जाएगा 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश का रहा सबसे कम, सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, कौन से शास्त्र? खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विषयों की विद्याओं में माहिर था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो इन सब विद्याओं में माहिर था? एकमात्र शासक है जो, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? MBT बोलते हैं। अब आप बताएं कौन हो सकता है? आपको बताया कि उसको, मतलब उसके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं कि प्रजा उसकी बात नहीं समझ पाती थी और वह प्रजा की बात नहीं समझ पाता था। तो एकमात्र शासक है जिसकी सब जो नीति जो अपनाई थी उसने सबकी सब फेल हुई, वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक किसको माना जाता है? MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को, शॉर्ट फॉर्म इसकी MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? अब आपके लिए क्या बताना है कि एक पृथक कृषि विभाग, एक अलग से क्या बनाया? कृषि विभाग, ठीक है, और एवं फसल चक्र की योजना बनाई। तो कौन था? इल्तुतमिश था कि बलबन था कि अलाउद्दीन खिलजी था कि मोहम्मद बिन तुगलक था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा आपका। इसने कौन सी कृषि विभाग की स्थापना की थी? दीवान कोही, क्या नाम था उसका? दीवान ए कोही, क्या नाम था उसका? उस विभाग का, कृषि विभाग का दीवान ए कोही नाम से वह विभाग चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपके MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो राजधानी परिवर्तित की थी वह कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था, कलिंजर ले गया था, कन्नौज ले गया था या लाहौर ले गया था? बताएं कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने टाइम पर राजधानी उत्तर भारत से लेके कहाँ? दक्षिण भारत ले आया था। अब बताएं दक्षिण भारत में कौन से स्थान है? तो आपका दक्षिण भारत में स्थान हो जाएगा, दिल्ली से कहाँ ले आया था? देवगिरी ले आया था, देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी। और इसने देवगिरी में आके उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया था? दौलताबाद। देवगिरी लेके आया था अपनी राजधानी, जो कि आपके कहाँ पे है इस समय? महाराष्ट्र की जगह है, महाराष्ट्र वाले इलाके में, और उसी का नाम परिवर्तित करके इसने क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? कौन सी मुद्रा का? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जो आपकी सांकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम, पहली बार सांकेतिक मुद्रा का। आपको हमने बताया है कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा है उसके टाइम पे क्या हुआ था? जो चांदी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आ गई थी। जो टंका के सिक्का होते थे उनमें बहुत ज़्यादा, जब चांदी की कमी होगी तो टंका बनने, और जो तांबे की कमी आ गई तो किस चीज़ के सिक्के बनने लगे थे? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलने लगा था, जो कि किसके बने होते थे? ब्रॉन्ज के बने होते थे, या फिर कहीं कहीं हिस्ट्री में मिलता है लेदर के बने होते थे, चमड़े के, या फिर ब्रॉन्ज के बने होते थे या फिर लेदर के बने होते थे। तो किसके शासनकाल में हुआ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्यों हुआ ये हमने आपको बताया है। क्या बताया कि इसमें ये बताया है कि जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आपकी क्या चांदी और तांबे के, जो चांदी का टंका चलता था, तांबे का जीतल चलता था, तो चांदी की कमी हो गई और तांबे की कमी हो गई, तो इन्हें नई मुद्रा चलानी पड़ी, जिसको क्या कहा गया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जिसमें ब्रॉन्ज यानी कि कांसे के सिक्के होते थे या फिर लेदर के। तो फिर कहा जाता है इतिहासकार में कि लोगों ने क्या किए थे, जो अपने ही घर पे टकसाल ओपन कर लिए थे, कि हर घर में टकसाल चलने लगा था, वो खुद के लेदर के कॉइन या काय के ब्रॉन्ज के कॉइन्स बनाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जो आपका प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री, प्रसिद्ध अफ्रीकी कौन से कॉन्टिनेंट से आया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। कहाँ से? प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्यकालीन यात्री जो मध्यकालीन भारत में आया था, जो कौन था? लेखक इब्न बतूता। कौन था? लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता आया था वो अफ्रीकी महाद्वीप से आया था। कौन से महाद्वीप से आया था? अफ्रीकी महाद्वीप से। अफ्रीकी महाद्वीप में बताइए कि कौन से देश से आया था? आपको बताया है कि वो किस देश से आया था? मोरक्को का निवासी था। कौन से देश का? मोरक्को का निवासी था। वो किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? इब्न बतूता जो आपका आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को क्या किया था? अपना काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? काजी, जो कि धार्मिक जस्टिस के लिए जाना जाता है काजी। 8 वर्षों तक के लिए नियुक्त रहा। और इसी की एक फेमस किताब है, कौन सी किताब? रेहला, जो कि बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में। रेहला कौन सी किताब है इब्न बतूता की? आपकी रेहला है। इब्न बतूता की जो फेमस किताब है आपकी वो कौन सी है? रेहला। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक। मध्यकालीन भारत में जो यात्री आया और क्या था? वो लेखक भी था। किस देश का था? तो आप जानते हैं कि इब्न बतूता आया था वो कौन से महाद्वीप से आया था? अफ्रीकी महाद्वीप से आया था। अफ्रीकी महाद्वीप के, अब बताओ किस देश से आया था? तो अभी आपको पढ़ाया है कि अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप बताएंगे MBT के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था 8 वर्षों के लिए, यानी कि रिलीजियस जस्टिस, धार्मिक जस्टिस देने के लिए इसको 8 वर्षों के लिए नियुक्त किया था। इसकी एक फेमस बुक है आपकी इब्न बतूता की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी, वो है आपकी रेहला। आप लिख लें, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें। कौन सी बुक है? रेहला। रेहला, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, किसने सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? अमीर खुसरो ने किया, इब्न बतूता ने किया। किस व्यवस्था का? डाक व्यवस्था का। डाक व्यवस्था किस काल में? सल्तनत काल में। तो अमीर खुसरो ने किया, इब्न बतूता ने किया, या सुल्तान फिरोज शाह ने किया, या जियाउद्दीन बर्नी ने किया। आप बताएं कि कौन था जिसने कि अपने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो अभी हमने आपको कौन सी पुस्तक बताई है? रेहला। रेहला किसकी पुस्तक है? रेहला पुस्तक है आपकी इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेहला, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? विस्तृत रूप से डाक व्यवस्था का वर्णन है। तो यानी कि सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएंगे कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। मतलब एक इतिहासकार हुए जिनने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली तथा राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक शासक के बारे में कि वह प्रजा की बातें नहीं समझता था। इतना विद्वान शासक था वो कि वह प्रजा की बातें नहीं समझता था और प्रजा उसकी बातें नहीं समझ पाती थी। तो वो एकमात्र विद्वान शासक हुआ है, वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। MBT कौन है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने 2-3 काम किए हैं जो कि सबके सब फेल हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला काम किया था इसने कि सबसे पहला जो इसने काम किया था कि 2 आब में कर वृद्धि कर दी थी। 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब में पूछा जाता है कि किस शासक ने 2 आब में कर वृद्धि की थी? तो जो आपकी गंगा और यमुना, यानी कि 2 आब का मतलब है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो जो 2 आब है आपके गंगा यमुना के बीच की भूमि, वहाँ क्या होती थी? फसल बहुत अच्छी होती थी। जिस साल उसने कर वृद्धि की उसी साल वहाँ क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। तो ये इसकी योजना फेल हो गई थी। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था
जब चांदी और तांबे की कमी हो गई थी तो लोगों ने अपने घर में ही टकसाल खोल लिए थे। तो आप समझ गए कि किस हिसाब से इसकी योजनाएं फेल होती रहीं। और इसने राजधानी भी परिवर्तित की थी। राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले आया था? देवगिरी, बताया अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में, इससे पहले देवगिरी दौलताबाद, और बाद में देवगिरी दौलताबाद से यही फिर से दिल्ली ले गया। तो इसकी जो मतलब खजाना था वो काफ़ी हद तक खाली हो गया था। आप समझ सकते हैं कि इसकी जो भी योजनाएं इसने चलाई तो सबकी सब फेल होती गई। इसी प्रकार इसको क्या कहा जाता है? पागल बुद्धिमान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, किसके बारे में? दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था। उसने एक विभाग बनाया, दीवान खैरात। मतलब जिसको भी वो चाहिए, आपको धन चाहिए, वो कौन से विभाग के लिए जाता था? दीवान खैरात में। यह विभाग किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने किया था, कि गयासुद्दीन शाह ने किया था, कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था, कि बहलोल लोदी ने किया था? आप बताएं कि दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान खैरात विभाग की स्थापना अभी सबको पढ़ाया है कि दीवान खैरात विभाग की स्थापना आपके किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, दीवान खैरात। तो आप बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो आप बताएं कि सबसे ज़्यादा निर्माण नहरों का किसने करवाया? पहला ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। गयासुद्दीन तुगलक। आपसे पूछा जाएगा कि अगर नहरों की निर्माण की शुरुआत किसने की थी, तो आपको क्या लगाना है आंसर? गयासुद्दीन तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अपने शासनकाल में नहरें किसने बनवाई थी, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। किसके लिए? सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें बनवाने वाला सुल्तान कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक, मध्यकालीन भारत का। और सब शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी तुगलक वंश के जो पहले शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया लगाया। आप जानते हैं कि जजिया क्या होता है? गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जजिया कहलाता है। तो ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? इससे पहले किसके ऊपर जजिया लगता था? ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, विकलांगों पर जजिया नहीं लगता था, विधवाओं पर जजिया नहीं लगता था। अब ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगवा दिया? आपके कौन हुए? ये हुए आपके फिरोज शाह तुगलक। आंसर क्या चला जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों, कौन से शासकों? अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? यानी कि अफगान शासक, यानी कि फर्स्ट अफगान वंश कौन सा हुआ आपका? फर्स्ट अफगान वंश हुआ लोदी वंश। और दूसरा अफगान वंश कौन सा हुआ आपका? मुगल साम्राज्य में पढ़ाया जाएगा। वो कौन सा वंश है? वो आपका वंश है शेरशाह या सूरी वंश। कौन सा वंश हो गया? सेकंड अफगान वंश सूरी वंश हो गया। तो पहला अफगान वंश कौन सा है आपका? लोदी वंश। अब लोदी वंश के शासकों का आपको क्रम बताना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन आया था? बहलोल लोदी, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी ने सबसे अंत में कौन सा युद्ध लड़ा था जिसमें हारा था? वो 1526 का पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इब्राहिम लोदी की युद्ध में ही हत्या कर दी गई थी। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध में ही हुई है, युद्ध में लड़ते हुए हुई है? तो वो कौन सा शासक है? इब्राहिम लोदी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने, किस मध्ययुगीन आगरा शहर की मतलब आगरा शहर बसाने के लिए और सल्तनतकार की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है आपका सिकंदर लोदी। अब बताओ कि सबसे पहले आगरा शहर की स्थापना मतलब आगरा शहर किसने बसवाया था? तो आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में, 1504 ईस्वी में। बताओ आप किसने की थी? किसका समय काल है जी आपका?
जो आपका लोदी वंश का समय काल है 1451 से लेकर 1526 तक, और आपके सिकंदर लोदी का शासनकाल है 1489 से 1517 ईस्वी तक। तो कब की थी? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना आगरा नदी के किनारे, कौन सी? यमुना नदी के किनारे की थी। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। जब आगरा शहर की स्थापना हुई तो इसने क्या किया? 1506 में, अगली साल 1506 ईस्वी में इसने राजधानी परिवर्तित कर दी। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ ले आया राजधानी? आगरा ले आया था। कौन? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? सिकंदर लोदी आपका आंसर सही है। तो आगरा शहर की स्थापना और दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी में। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और 2 साल बाद 1506 में राजधानी बना दी। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? आप जानते हैं, अभी तक पढ़ाते आए कि टंका और जीतल किसने चलाए थे? आपके इल्तुतमिश ने। जो चांदी के बने होते थे वो क्या कहलाते? चांदी के बने टंका, और तांबे के बने होते थे उनको क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगीत यंत्र तबला का आविष्कारक या तबला का प्रचलन किसने किया? तबला का प्रचलन आदिल शाह ने किया, अमीर खुसरो ने किया, तानसेन ने किया या बैजू बावरा ने किया? आप बताओ कि तबला का आविष्कार या फिर कहा जाए कि कीर्तन की शुरुआत किसने की थी? तो आप जानते हैं कि अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद, हिंद का तोता क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता ए हिंद। तो तबला का प्रचलन किसने किया था? कव्वाली गायकी का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अमीर खुसरो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलाम वंश का संस्थापक। अब बताएं आप गुलाम वंश का कौन सा संस्थापक का नाम? आप जानते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ है? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले। अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक के लिए आपको कहाँ जाएंगे? इल्तुतमिश के पास। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि संस्थापक, तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? आप बताएं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये बताया है कि जिसकी मृत्यु विचित्र होती है, कैसी होती है? विचित्र होती है, उसकी मृत्यु के बारे में पढ़ा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया है कि कैसे हुई थी उसकी मृत्यु? चोगो या पोलो। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? क्या पूछी है? मृत्यु पूछी है कि कैसे हुई। आप जानते हैं कि मृत्यु कैसे हुई थी इसकी? पोलो या चौगान बोलते इसी को। क्या बोलते? पोलो या चौगान खेलते वक्त हुई थी। कैसे हुई थी? पोलो या चौगान खेलते वक्त हुई थी। समझ गए? तो कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर हुई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जे ऑप्शन। जे नहीं, जे ऑप्शन हो जाएगा। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी आपको बताइए कई बार कि क्या थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश के टाइम राजधानी कहाँ पहुँच गई थी? दिल्ली। और उसके बाद कहाँ पहुँची थी? देवगिरी। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और आगरा किसने पहुँचा दी थी? आगरा पहुँचा दी थी आगरा पहुँचा दी थी सिकंदर लोदी ने। कहाँ? आगरा। ये रहा आपका राजधानियों का क्रम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आपको बताया गया है कि कहाँ थी राजधानी? लाहौर। फिर इल्तुतमिश के टाइम राजधानी कहाँ आ गई आपकी? दिल्ली। और दिल्ली के बाद दिल्ली से कहाँ पहुँची राजधानी? देवगिरी। लेकिन देवगिरी पहुँची और फिर वहीं मोहम्मद बिन तुगलक आपका दोबारा से दिल्ली ले गया था। फिर जब उसके बाद राजधानी कहाँ परिवर्तित हुई आपकी? आगरा परिवर्तित हुई। तो आगरा आप जानते हैं कि कौन ले गया था? सिकंदर लोदी। अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? किसमें?
कुतुब मीनार के निर्माण में। आप जानते हैं कि कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। ठीक, फिर उसके बाद कंप्लीट उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 4 मंजिल थी, 4 मंजिल में बिजली गिर जाने से उसने क्या किया था? चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसने उसने 2 मंजिल और ऐड करवा दी थी। तो कितनी मंजिल हो गई थी कुतुब मीनार में? 5। लेकिन इनका कोई योगदान नहीं है, जिनका? गयासुद्दीन तुगलक का। तो आप देखें कि आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा है किसका योगदान नहीं है, नहीं का विशेष ध्यान दें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? गयासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।